गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप लोग पहले स्टडी कर चुके हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में, उसमें आपने स्टडी किया किस तरीके से ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, क्या मैकेनिज्म है ट्रांसलेशन इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन रेगुलेशन के बारे में कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे रेगुलेट होती है, सेल्स के लेवल पर ट्रांसलेशन प्रोसेस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसकी स्टडी करेंगे। एक पॉइंट आप सभी लोग बेसिकली समझ लें, सेल्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस रेगुलेटेड होती है और ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस अनरेगुलेटेड है। यदि अनरेगुलेटेड है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी नहीं। और दूसरी तरफ यदि हम नॉर्मल सिस्टम की बात करेंगे तो प्रोसेस रेगुलेटेड होता है। और अब ये क्वेश्चन उठता है कि यदि ट्रांसलेशन का प्रोसेस रेगुलेटेड है तो कौन सी स्ट्रेटजी या रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसलेशन रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है और वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हमें जानना है। लेकिन यहाँ पर भी हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी के बारे में समझना होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन रेगुलेशन की। तो सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट समझ लें, प्रोटीन सिंथेसिस का रेट, जो रेट है प्रोटीन सिंथेसिस का, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हमेशा आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है सेल्स की ग्रोथ से। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है सेलुलर ग्रोथ से। और हम लोग मैं बेसिकली आपसे ये कह सकता हूं कि यदि रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हाई होगा तो सेल्स की ग्रोथ भी हाई होगी, अर्थात ग्रोथ का रेट भी हाई होगा। जबकि दूसरी तरफ यदि ट्रांसलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्लोली रन हो रही है सेल्स के लेवल पर, तो सेल की ग्रोथ भी रिटार्ड होती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो और वो यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, तो ग्रोथ का सीधा रिलेशन डिवीजन से है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिटरमाइन करता है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। इस तरीके से या हम कहें इस रिलेशन के बेस पर हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस केवल और केवल इस वजह से जरूरी नहीं है कि वो हमारी सेल्स की रिक्वायर्ड प्रोटीन या एंजाइम्स की डिमांड को पूरा कर रहा है, बल्कि वो जरूरी है हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और ये प्रोसेस रेगुलेटेड होता है या अनरेगुलेटेड नहीं है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस या ग्रोथ कंडीशंस, या ग्रोथ की जो फेज है, डेवलपमेंटल जो हमारी स्टेजेस हैं, उसके बेस पर हमारी प्रोटीन्स की सिंथेसिस में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। या ये कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर एमआरएनएस का ट्रांसलेशन होगा और दूसरे एमआरएनएस का नहीं हो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन की स्ट्रेटजी में डिफरेंस है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इन पॉइंट को समझ पाए होंगे। जो बेसिक मैंने आपको बताया है ट्रांसलेशन रेगुलेशन के बारे में, आप उसको समझ पा रहे होंगे क्यों जरूरी है। एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, यदि ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स में, स्पेशली हायर यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस अनरेगुलेटेड है और यदि रेट बहुत हाई है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है और हमारी सेल ट्रांसफॉर्म हो सकती है कैंसरस सेल में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हमारे लिए है कि ट्रांसलेशन रेगुलेशन जरूरी है, जिससे सेल्स नॉर्मली फंक्शन भी करती रहे। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। इन दी सेल्स ट्रांसलेशन इज टाइटली रेगुलेटेड बिकॉज ग्रोथ ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल when nutrients are plentiful, जब न्यूट्रिएंट सफिशियंट अमाउंट में होते हैं, द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज हाई एंड अलाउ मैक्सिमम सेल ग्रोथ। जब हमारे पास न्यूट्रिएंट सफिशियंट है, हाई कंसेंट्रेशन में है, प्रोटीन सिंथेसिस का रेट भी ऐसी कंडीशन में हाई होता है और सेल्स की ग्रोथ भी मैक्सिमम होती है। जबकि दूसरी तरफ यदि न्यूट्रिएंट्स लो हैं तो
न्यूट्रिएंट या कह सकते हैं ग्रोथ लो हो जाएगी जब न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस करेगा और जो सेल्स की ग्रोथ है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, वो भी रिटार्ड कर जाएगी। ठीक है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसलेशन इज आल्सो ए मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ट्रांसलेशन जरूरी भी है, रेगुलेशन जरूरी भी है, और ये एक तरह का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन भी है। हम पर्टिकुलर एमआरएनएस के ट्रांसलेशन को ब्लॉक भी कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद। तो ट्रांसलेशन रेगुलेशन को केवल आप हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन से आप रिलेट करके नहीं देख सकते। ट्रांसलेशन रेगुलेशन इज ए पार्ट ऑफ, या कह सकते हैं कि ये एक स्टेप है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन का। इन बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, translation is primarily controlled at the level of initiation, but their mechanism of response are completely different. जब भी हम ट्रांसलेशन रेगुलेशन की बात करेंगे तो अंडरस्टूड है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन हो सकता है। तो किसी भी प्रोसेस को यदि हमें कंट्रोल करना है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, सभी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर स्टेप इनिशिएशन का है। यदि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज ही ना होने दें। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्यों सिंथेसाइज होने दें। तो ट्रांसलेशन रेगुलेशन इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, कह सकते हैं कंट्रोल साइट है बैक्टीरिया में भी और यूकैरियोट्स में भी। ट्रांसलेशन रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ इनिशिएशन प्रिवेंट अनयूजुअल लॉस ऑफ सेलुलर एनर्जी। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो अनयूजुअल जो एनर्जी लॉस है उसको रोक लेंगे। एंड आल्सो एलिमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीट प्रोटीन्स दैट माइट हैव अल्टर्ड फंक्शन। यदि ट्रांसलेशन इनिशिएशन हो जाने दें और इलोंगेशन के समय ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करें, अर्थात ट्रांसलेशन को रोक दिया जाए, ऐसी कंडीशन में इनकम्प्लीट प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए। और जब रेगुलेशन इस लेवल पर होता है तो हमारी सेल्स में बहुत सारी इनकम्प्लीट प्रोटीन्स एक्युमुलेट होने लगेंगी जो हमारी सेलुलर फिजियोलॉजी में इंटरफेयर करेंगी और अनवांटेड प्रोटीन्स का भी लेवल हमारी सेल में बढ़ता जाएगा। तो इंट्रोडक्शन के बेस पर आप ये समझ सकते हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है या बोला है मैंने, उसको आप इस तरह से समझें कि ट्रांसलेशन रेगुलेटेड होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। जनरली जब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का लेवल ज़्यादा होगा तो ट्रांसलेशन रेट भी ज़्यादा होता है, और यदि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम है तो ट्रांसलेशन रेट भी कम होगा। ठीक है। और इस ट्रांसलेशन का रेट डायरेक्टली या कह सकते हैं सीधे सीधे एसोसिएटेड है हमारी ग्रोथ से। हमारा ग्रोथ का रेट भी बढ़ेगा यदि ट्रांसलेशन रेट बढ़ रहा है, और हमारी ग्रोथ का रेट घटेगा यदि ट्रांसलेशन रेट रिड्यूस कर रहा है। स्पेसिफिकली हायर यूकैरियोट्स में यदि ट्रांसलेशन का रेट बहुत हाई है और अनरेगुलेटेड है तो कैंसरस कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। आगे जब मैं आपको यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपके सामने एक केस रखूंगा कि कैसे ट्रांसलेशन अनरेगुलेट होने की कंडीशन में कैंसरस कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। तो ये हमारा ट्रांसलेशन रेगुलेशन है। अब हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन को अलग अलग करना है। दोनों सेल्स में ट्रांसलेशन का रेगुलेशन होता है, लेकिन रेगुलेशन की स्ट्रेटजी दोनों में अलग अलग है। प्रोकैरियोट्स अपनी ट्रांसलेशन, अपने एमआरएनएस के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने के लिए एक डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजी यूज करते हैं, और यूकैरियोट्स एक अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन के बारे में कि प्रोकैरियोट्स या जो बैक्टीरिया हैं वो अपने एमआरएनएस के ट्रांसलेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या मैकेनिज्म है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म, अलग अलग मैकेनिज्म है एमआरएनएस के ट्रांसलेशन को रोकने के लिए, लेकिन उसमें से 3 मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत कॉमन है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूज सेवरल डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द ट्रांसलेशन रेगुलेशन।
फ्यू मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन रेगुलेशन आर, उनमें से कुछ मैकेनिज्म हैं, जिसमें से मैंने यहाँ 3 मैकेनिज्म आपके सामने रखे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसलेशन इनिशिएशन बाय इनहिबिटिंग 30S राइबोसोमल सब यूनिट बाइंडिंग। जब हम लोग बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन इनिशिएशन पढ़ रहे थे तो आपको याद आ रहा होगा, सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3 राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ आकर के बाइंड करते हैं। ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन के प्रोसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ रहे थे 30S के साथ बाइंड करते हैं। जब ये बाइंडिंग हो जाती है, इस बाइंडिंग के बाद एमआरएनए आकर के बाइंड करता है स्मॉल सब यूनिट के साथ, एमआरएनए की बाइंडिंग होती है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन की फेज में। तो जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उसी के बेस पर मैं आपसे यहाँ पर इस प्रोसेस को रख रहा हूं आपके सामने। राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट के साथ ये ए साइट है, ये पी साइट है, और इसी के साथ आकर के प्रॉपरली एमआरएनए बाइंड कर जाता है। और सारी प्रोसेस आपको पता है, एयूजी कोडॉन की प्रॉपर पोजीशनिंग पी साइट पर होती है, ये एमआरएनए की बाइंडिंग है। बैक्टीरिया में प्राइमरली ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने के लिए, किसी एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने के लिए राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग को प्रिवेंट किया जाता है। कि मैं सामान्य शब्दों में ऐसा कह सकता हूं कि एमआरएनए की बाइंडिंग को रोका जाता है राइबोसोम के साथ। यदि राइबोसोम और एमआरएनए बाइंड नहीं होगा तो लार्ज सब यूनिट का एसोसिएशन नहीं होगा और एक फंक्शनल राइबोसोम एमआरएनए की इनिशिएशन कोडॉन पर असेंबल नहीं हो पाएगा। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो ट्रांसलेशन की शुरुआत नहीं होगी, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है प्रोकैरियोट्स में कि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को एमआरएनए के साथ बाइंड होने से रोका जाए। अब सभी लोग जानते हैं ऐसा करने के लिए हमारे पास एक पोटेंशियल साइट है जिसे हम लोग साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस कहते हैं। ये हमारे प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की, ठीक है, 5 प्राइम जो इनिशिएशन कोडॉन है उसके जस्ट अपस्ट्रीम 5 प्राइम यूटीआर रीजन में पाया जाता है। 5 प्राइम यूटीआर, मैं इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं एमआरएनए स्ट्रक्चर में, और ट्रांसलेशन इनिशिएशन में भी इसको डिस्कस किया था। तो साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, इसको राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहते हैं, और जो हमारे एमआरएनए की इनिशिएशन कोडॉन के जस्ट अपस्ट्रीम होती है साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। यदि इन सीक्वेंसेस को मास्क कर लिया जाए, छिपा लिया जाए, तो राइबोसोम बाइंड नहीं हो पाता है। तो एक बहुत बेहतर स्ट्रेटजी प्रोकैरियोट्स में है ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने की, वो है कि हम बैक्टीरिया में जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, उसको बाइंड ही ना होने दें एमआरएनए से। और यदि ऐसा कर पाते हैं तो ट्रांसलेशन ही नहीं शुरू होगा और प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। एक ये तरीका है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये रिस्पॉन्स क्या है, कैसे ट्रिगर होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज रेगुलेशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एक्सप्रेशन। राइबोसोम भी आरएनए और प्रोटीन्स के बने हैं। यदि राइबोसोमल प्रोटीन्स की सिंथेसिस को सप्रेस कर लिया जाए, यदि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स में मिलने वाली प्रोटीन की सिंथेसिस को ही सप्रेस कर लिया जाए तो राइबोसोम ही नहीं बनेंगे, और जब राइबोसोम नहीं होंगे तो ट्रांसलेशन की रेट भी रिड्यूस कर जाएगी। तो प्रोकैरियोट्स ये 3 बेसिक स्ट्रेटजी यूज करते हैं मेनली, और भी कई अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन मेन ये 3 मैकेनिज्म यूज करते हैं अपने ट्रांसलेशन को सप्रेस करने के लिए। उसमें से हम लोग सबसे पहले जानेंगे रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ठीक है। पहला जो हमारा टॉपिक है 30S सब यूनिट की बाइंडिंग को कैसे रोका जाता है, हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट को, और देन आपको बताएंगे स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स क्या है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा केस है इनिबिशन ऑफ 30S सब यूनिट बाइंडिंग टू एमआरएनए। एमआरएनए के साथ 30 सब यूनिट या कहें राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग ना हो, और यदि ऐसा नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होती तो ट्रांसलेशन सप्रेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है बैक्टीरिया इस इनिबिशन को कैसे अचीव करता है, कैसे वो स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग को रोके।
तो ये बहुत ही स्मॉल है, सॉरी बहुत ही सिंपल है कि आसानी से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और इसको रोकने के लिए हम एमआरएनए, अब यहाँ पर आप सभी लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, मैं प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की बात कर रहा हूँ। बैक्टीरिया में जो एमआरएनए होते हैं उसमें इनिशिएशन कोडॉन AUG एंड देन लास्ट इज टर्मिनेशन कोडॉन मान लेते हैं UAA, और इस तरीके से पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन से लेकर के टर्मिनेशन कोडॉन तक के रीजन को हम लोग ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। ये ओपन रीडिंग फ्रेम है। इनिशिएशन कोडॉन के जस्ट अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। अपस्ट्रीम होता है साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, आपको ध्यान रखना है, जिसे हम लोग SDS या राइबोसोम बाइंडिंग साइट के नाम से भी जानते हैं। ये है SDS साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, या फिर हम इसे राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, RBS भी कहते हैं। साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस ही वो साइट है जो स्मॉल सब यूनिट के 16S rRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। और ये टॉपिक मैं आपको ट्रांसलेशन इनिशिएशन के समय डिस्कस कर चुका हूं, और आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि स्मॉल सब यूनिट में, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट में 16S rRNA है, और ये rRNA साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेब्लिश होती है। मैं थोड़ा सा इसको ये 16S rRNA है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस के साथ 3 प्राइम और 5 प्राइम, कुछ इस तरीके से। यदि हम इस साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा, इस साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस को मास्क कर लें, किसी तरीके से इसको हम छिपा लें, एक्सपोज ना होने दें, तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बाइंड नहीं कर पाएगी, और यदि बाइंडिंग नहीं होती है तो ट्रांसलेशन भी शुरू नहीं हो पाएगा। और बैक्टीरिया इस रीजन को मास्क करने के लिए दो स्ट्रेटजी यूज करता है। दो स्ट्रेटजी यूज करती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की अपने साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, या जिनको हम राइबोसोम बाइंडिंग साइट कह रहे हैं, उनको मास्क करने के लिए। ठीक है, तो कैसे राइबोसोम की बाइंडिंग को रोका जाए, इसको रोकने के लिए, या कह सकते हैं इस फंक्शन को अचीव करने के दो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं प्रोकैरियोट्स में। एक तो मैकेनिज्म है कि जो साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस है, इस साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस के अराउंड, ठीक है, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस के पास एक प्रोटीन बाइंड हो जाए, जिससे वो एमआरएनए की, जो राइबोसोम की बाइंडिंग है उसे रोक सके। तो इसमें से पहले मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि पहला मैकेनिज्म क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग टू साइट्स नियर द RBS, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, या जिनको हम साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस कह रहे हैं। जो पहला मैकेनिज्म है आप उसको समझ लें, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, 5 प्राइम साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस होगा AUG एंड UAA, ये ओपन रीडिंग फ्रेम है। साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस के नियर एक प्रोटीन की बाइंडिंग होगी, नियर प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है SDS, ये एमआरएनए है। आप सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, जो पहला मैकेनिज्म है राइबोसोमल सब यूनिट की बाइंडिंग को रोकने का, वो क्या है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस के पास एक प्रोटीन आकर के बाइंड हो जाएगी, जिसे हम आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, उसे हम लोग आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन आकर के साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस के पास बाइंड कर जाएगी, और इसके बाइंडिंग के साथ ही ये स्टेरिकली SDS सीक्वेंस को मास्क कर लेगी। मास्क करने का मतलब इसको छिपा ले, और जब ये सीक्वेंस मास्क हो जाएगा तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट में 16 rRNA के साथ जो बाइंडिंग है वो नहीं हो पाएगी, अर्थात 30S सब यूनिट का एसोसिएशन
नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ठीक है। इनिबिटर प्रोटीन कार्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, इसको इनिबिटर प्रोटीन कहते हैं और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स नियर द आरबीएस, आरबीएस मतलब साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, एंड फिजिकली इनहिबिट बेस पेयरिंग बिटवीन द आरबीएस एंड द 16s आरआर। जब ये यहां पर बाइंड कर जाता है तो ये फिजिकली इसको मास्क कर लेगा और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन को रोक देगा 16s आरआरएनए के साथ, अर्थात स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंडिंग को रोक देगा। द बाउंड प्रोटीन आर लार्ज इनफ टू प्रिवेंट द 30s सब यूनिट फ्रॉम गेनिंग एसेस टू आरबीएस। जैसा मैंने कहा यहां पर मैंने एक स्मॉल प्रोटीन को प्रेजेंट किया है लेकिन काफी बड़ी होती है और ये एसडीएस को मास्क कर लेती है। एक तो तरीका ये है, तो सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको ध्यान रखना है कि एमआरएनए से राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को बाइंड होने से कैसे रोकना है। इसको रोकने के लिए एमआरएनए में प्रेजेंट राइबोसोम बाइंडिंग साइट को मास्क कर लिया वाया आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। दूसरा मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा स्मार्टली बैक्टीरिया ने से यूज किया है। कैसे यूज किया है? बैक्टीरिया में आप जानते हैं बैक्टीरियल जो एमआरएनएज होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है एक एमआरएनएज में कई सारे ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं, क्योंकि कई सारे ओपेरॉन सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे, कई सारे ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं, इसी वजह से उनको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। जो दूसरा केस है, जो सेकेंड केस हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, वो है इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग। जो इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग है ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है प्रोकैरियोट्स में स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग को रोकना टू एमआरएनए। और इसमें क्या करते हैं आप बेसिकली समझ लें। जो एमआरएनएज है प्रोकैरियोट्स में 5 प्राइम, देन इसके बाद AUG ये इनिशिएशन कोडॉन, देन UAA टर्मिनेशन कोडॉन, देन इसके बाद दूसरा ओपन रीडिंग फ्रेम शुरू हो जाता है AUG, देन इसके बाद उसका टर्मिनेशन कोडॉन UAA। इस तरह से मोर देन 1 ओपन रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं प्रोकैरियोट्स में। ये ओपन रीडिंग फ्रेम है, ठीक है। और डिपेंड करता है कितनी जीन्स हैं एक ओपेरॉन में, उसके हिसाब से ओपन रीडिंग फ्रेम होंगे। तो ये ORF एंड ORF, इसको 1 और इसको 2 नाम दे देते हैं। दोनों के ओपन रीडिंग फ्रेम के जस्ट ऊपर एसडीएस सीक्वेंस होगा, यहां पर भी एसडीएस होगा, ये भी एसडीएस होगा। इनिशिएशन कोडॉन के ऊपर जस्ट एसडीएस सीक्वेंस होगा, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस होगा। यदि प्रोटीन की बाइंडिंग ना हो और ये एमआरएनए खुद इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री बना ले, यदि इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री बना ले और उस इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से जो दूसरे डाउन स्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम्स हैं उनके साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस या कहें राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएं, तो फिर राइबोसोम की बाइंडिंग एमआरएनए से नहीं हो पाती। उस कॉम्प्लीमेंट्री को मैं नीचे प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग समझ लेंगे उसको। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहां पर जो टर्मिनेशन कोडॉन है ये UAA, पहले ओपन रीडिंग फ्रेम का जो टर्मिनेशन कोडॉन है UAA वो यहां पर है UAA, और उसी के आगे जो ये टर्मिनेशन कोडॉन है उसको मैंने यहां पर ही प्रेजेंट कर दिया, और ये जो एसडीएस सीक्वेंस है उसको आगे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये एसडीएस सीक्वेंस यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री में आ गया एसडीएस सीक्वेंस, और जो अगला ओपन रीडिंग फ्रेम है उसका इनिशिएशन कोडॉन AUG यहां पर है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री बन गई है, और ये एक ओपन रीडिंग फ्रेम यहां से लेकर के और यहां तक है, लेकिन इसी में क्या हो रहा है इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री बन गया।
जो ये ओपन रीडिंग फ्रेम 1 है, इस ओपन रीडिंग फ्रेम 1 का इंटरनल पोर्शन इस एसडीएस सीक्वेंस के साथ यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बना ले रहा है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वो मास्क हो चुकी है, ये इसको छिपा लिया गया। और जब ये बाइंडिंग साइट मास्क हो गई तो अब राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बाइंड नहीं हो सकती है। ये एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं बैक्टीरिया, और इसमें किसी प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई प्रोटीन भी इन्वॉल्व नहीं हुआ राइबोसोम बाइंडिंग साइट को मास्क करने के लिए। अर्थात इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री यदि हो जाती है तो वो जो डाउन स्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम्स हैं उनकी बाइंडिंग साइट राइबोसोम बाइंडिंग साइट को मास्क कर लेता है, और इस तरह से आरएनए बाइंडिंग को रोक लिया जाता है, और इसी के साथ ट्रांसलेशन को भी रोक लिया जाएगा। ये आप उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग इस सेकेंड केस को भी समझ पाए होंगे। The mRNA base pair with itself to mask one or more RBS. This masking interfere with base pairing by the 16S rRNA and prevent translation of the associated ORF until the interaction is disrupted. जब तक कि ये एसोसिएशन ब्रेक नहीं होता है तब तक जो दूसरे ओपन रीडिंग फ्रेम्स हैं उनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट मास्क हो चुकी। तो ये पहला केस था कि ट्रांसलेशन रेगुलेशन के लिए राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को बाइंड होने से रोका जाए एमआरएनए से, क्योंकि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग एमआरएनए से इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए, और उसी को रोक लिया। यदि उसको रोक लेते हैं तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन नहीं होगा, और ऐसा करने के लिए दो मैकेनिज्म यूज किए। एक तो प्रोटीन को बाइंड करा करके नियर द राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन एमआरएनए, एंड सेकेंड वन इज इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री विद इन एमआरएनए। इन दो केसेस को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स की। काफी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है, और आप लोगों ने इसका नाम भी काफी सुना होगा, स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। सबसे पहले आप ये समझ लें स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स क्या है। ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, और ये शुरू होता है जब कोई बैक्टीरिया स्टार्वेशन से सफर कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से सफर कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये ट्रिगर हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, न्यूट्रिएंट्स में तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स भी आ जाते हैं। तो जनरली स्पेसिफिकली विशेष तौर पर स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय अमाइनो एसिड स्टार्वेशन। अमाइनो एसिड स्टार्वेशन के केस में स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली ट्रिगर होता है, ठीक है। और जब ये ट्रिगर होता है तो इसमें होना क्या है, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा, स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, एज ए स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये भी रहेगा। तो इस रिस्पॉन्स का अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि ओवरऑल बहुत सारी जीन्स की एक्सप्रेशन को रोकना है। उसमें से इंपॉर्टेंट जीन्स आते हैं आरआरएनए जीन्स, आरआरएनए जीन्स आप ध्यान दीजिएगा, एंड टीआरएनए जीन्स। आरआरएनए और टीआरएनए जीन्स इन दोनों का रिलेशन ट्रांसलेशन में है। ट्रांसलेशन का मतलब हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट रिड्यूस करेगा। यदि आरआरएनए कम सिंथेसाइज हो रहे हैं तो राइबोसोम्स का नंबर रिड्यूस करेगा, और टीआरएनए नहीं सिंथेसाइज हो रहे हैं इसका मतलब अमाइनो एसिड को कैरी करने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स एक जीन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसमें अल्टीमेटली आरआरएनए और टीआरएनए की सिंथेसिस को सप्रेस कर लिया जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि ओवरऑल रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हमारी सेल्स में रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अमाइनो एसिड स्टार्वेशन। उम्मीद कर रहा हूं आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है ये कैसे ट्रिगर होगा, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, और कौन ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इसकी फंक्शन या कहें कि इस रिस्पॉन्स को मीडिएट करेगा, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इन बैक्टीरिया स्टार्वेशन फॉर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड स्टार्वेशन, कार्बन सोर्सेज जो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स हैं, आयरन एंड फैटी एसिड्स कॉजेज ए ड्रेस्टिक डिक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन आरएनए फॉर्मेशन एंड प्रोटीन बायोसिंथेसिस। यहां जनरल है कि कोई भी आरएनए हो सकते हैं,
तो ये स्टार्वेशन के केस में ट्रिगर होता है जिसमें जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुकेगा, ठीक है, और प्रोटीन बायोसिंथेसिस भी सप्रेस होगी। In response to amino acid starvation, a sequence of events begins with which ultimately results decrease in the transcription of rRNA genes and protein biosynthesis. This is known as stringent response. जैसा मैंने कहा कि स्पेसिफिकली विशेष तौर पर अमाइनो एसिड स्टार्वेशन के केस में सीक्वेंस ऑफ इवेंट शुरू होता है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसके रिजल्ट में प्रोटीन की सिंथेसिस सप्रेस होती है और कई सारे जीन्स का एक्सप्रेशन भी सप्रेस होता है। इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स एक रेगुलेटरी रिस्पॉन्स है ट्रांसक्रिप्शन का, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस को भी सप्रेस करता है, ठीक है। अब इसके थोड़े से रिलेशन को भी आप समझ लें कि रिस्पॉन्स को हमें समझना है, ये रिस्पॉन्स कैसे ट्रिगर होगा और क्या अल्टीमेट रिजल्ट होंगे, उनको भी हम लोग जानेंगे। तो जब भी अमाइनो एसिड स्टार्वेशन होगा, अमाइनो एसिड की डिफिशियंसी होगी, ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा और बहुत ही आसान है। जब भी अमाइनो एसिड की डिफिशियंसी होगी, ऐसे केस में जो सेल्स में प्रेजेंट टीआरएनएज हैं, उनके साथ भी अमाइनो एसिड लिंक नहीं हो पाएंगे, अर्थात जो चार्ज्ड टीआरएनए है, रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स के जो टीआरएनए है, चार्ज्ड टीआरएनएज है, अमाइनो एसाइल टीआरएनएज, उनका नंबर भी रिड्यूस कर जाएगा। तो जब अमाइनो एसिड नहीं है तो सेल्स में प्रेजेंट टीआरएनएज भी चार्ज नहीं होंगे। एक सीधा सा रिलेशन है, आपको ये ध्यान रखना है। जब चार्ज्ड टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है, अब इस सिचुएशन को हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के समय। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस चल रही है, ये एमआरएनए है और इस एमआरएनए को ट्रांसलेट कर रहे हैं राइबोसोम। ये स्मॉल सब यूनिट है और लार्ज सब यूनिट है। पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। पी साइट पर प्रेजेंट है टीआरएनए, पी साइट पर टीआरएनए प्रेजेंट है। अब आप लोग यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टीआरएनए पी साइट पर प्रेजेंट है और इस टीआरएनए के साथ पेप्टाइड लिंक है जो सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है। ये इलॉन्गेशन की फेज है। बात समझ सकते हैं कि ये है ए साइट। जब अमाइनो एसिड स्टार्वेशन होता है, ऐसी कंडीशन में चार्ज्ड टीआरएनएज का नंबर भी कम होता है। इसका मतलब इसी केस को यदि हम लोग आगे ले जाएं तो जो अनचार्ज्ड टीआरएनए है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अनचार्ज्ड टीआरएनए है, उनका नंबर ज्यादा होगा। यदि चार्ज्ड टीआरएनए कम है तो अनचार्ज्ड टीआरएनएज का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। आपको इस रिलेशन को ध्यान रखना है, वहां टीआरएनए डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे, तो जब चार्ज नहीं है तो अनचार्ज ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में अनचार्ज्ड टीआरएनए आकर के ए साइट पर बाइंड हो जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से सीक्वेंस ऑफ इवेंट शुरू होने वाला है। ये टीआरएनए का 3 प्राइम है और यहां पर अमाइनो एसिड लिंक नहीं है, इस वजह से 3 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री है। तो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स कैसे ट्रिगर होता है, आप उस पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ये रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा। तो अनचार्ज्ड टीआरएनए आकर के बाइंड हो गया है राइबोसोम की ए साइट पर। तो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स कैसे ट्रिगर होगा, आपको उसे समझना है। ये ट्रिगर होता है जब अनचार्ज्ड टीआरएनए राइबोसोम की ए साइट पर आकर के बाइंड होता है। और अनचार्ज टीआरएनए क्यों बाइंड हुआ, क्योंकि अमाइनो एसिड का नंबर कम है, तो इस वजह से ये चार्ज हो नहीं पाए। मोस्ट ऑफ टीआरएनएज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, वो अनचार्ज है। ऐसी कंडीशन में आकर के बाइंड हो गया। तो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय अमाइनो एसिड स्टार्वेशन, और उसको हम लोगों ने रिलेट कर लिया टीआरएनए से कि वो चार्ज और अनचार्ज में रेशियो क्या होगा। तो जैसे ही
अनचार्ज टीआरएनए आकर के राइबोसोम की ए साइट पर बाइंड करता है, स्ट्रिंजेंट रिस्पांस ट्रिगर हो जाता है। इसके साथ ही अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट देखते क्या है। अमाइनो एसिड स्टार्वेशन लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ नॉन अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए अर्थात अनचार्ज टीआरएनए। Occupation of the ribosome A site with such a non-acylated tRNA allow the binding of an enzyme called stringent factor to the large subunit. अब यहां पर आपको ध्यान देना है, जैसे ही अनचार्ज टीआरएनए आकर के बाइंड होता है राइबोसोम की ए साइट के साथ, ये बाइंडिंग परमिट करती है कि एक फैक्टर यहां पर आकर के बाइंड करे, एक फैक्टर आकर के बाइंड करे और उस फैक्टर का नाम है स्ट्रिंजेंट फैक्टर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उस फैक्टर का नाम है स्ट्रिंजेंट फैक्टर और एक स्ट्रिंजेंट फैक्टर आकर के यहां पर बाइंड हो जाएगा। इस स्ट्रिंजेंट फैक्टर को हम लोग रेल 1 के नाम से भी जानते हैं, रेल ए के नाम से, सॉरी, रेल ए के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रिंजेंट फैक्टर एक एंजाइम है, ये आकर के बाइंड कर गया राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट के साथ, ठीक है। और इस फैक्टर को हम लोग पीपीपी अर्थात जीटीपी में जिस तरह से आप 3 फॉस्फेट देखते हैं, वही जीटीपी और उसके 3 प्राइम एंड पर भी 2 फॉस्फेट हैं, तो जीपीपी सिंथेज भी कहते हैं। तो स्ट्रिंजेंट फैक्टर की बाइंडिंग हुई, तो अनचार्ज टीआरएनए जैसे ही बाइंड हुआ, स्ट्रिंजेंट फैक्टर आकर के बाइंड हो गया। इसी स्ट्रिंजेंट फैक्टर को हम लोग रेल 1 के नाम से जानते हैं। और ये फैक्टर क्या करता है, जो जीटीपी है, अब यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टर जीटीपी पर 2 फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है इसके 3 प्राइम एंड पर, तो ये है एटीपी। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, जीटीपी को इसने कन्वर्ट किया पी और जी, ये आप समझ सकते हैं जीटीपी है, ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड है, और इसके 3 प्राइम एंड पर इसने 2 फॉस्फेट और ट्रांसफर कर दिए हैं कुछ इस तरीके से एटीपी से, और जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो गया है एएमपी में, कन्वर्ट हो गया एएमपी में। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंजेंट फैक्टर का रोल क्या है। ये फैक्टर ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट पर 2 फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है उसके 3 प्राइम एंड पर। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। ये है फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट हैं, राइबोसुगर, राइबोसुगर है, और ये ग्वानिन का नाइट्रोजनस बेस है। तो ये नाइट्रोजनस बेस है, ग्वानिन, राइबोसुगर है, और ये 3 फॉस्फेट हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये इसका 2nd प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होता है OH ग्रुप। ये एक जीटीपी स्ट्रक्चर है जो ये आप देख रहे हैं। रेल 1 अर्थात स्ट्रिंजेंट फैक्टर इस जीटीपी के 3 प्राइम OH पर 2 फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है एटीपी की, ठीक है, और वो गामा और बीटा फॉस्फेट हैं, और इस तरीके से जो फैक्टर प्रोड्यूस होगा, इस पर यहां पर 2 फॉस्फेट इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, बीटा और गामा एटीपी से ये 2 फॉस्फेट ट्रांसफर कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ये पीपीपी फैक्टर प्रोड्यूस हो गया, और ये प्रोड्यूस किया रेल ए प्रोटीन ने, या जिसे हम स्ट्रिंजेंट फैक्टर कहते हैं, इसने प्रोड्यूस कर दिया। अब आपको ही ध्यान रखना है कि ये शुरू हुआ था अनचार्ज टीआरएनए की बाइंडिंग के साथ। अब देखिए क्या चेंज होने वाला है।
ये फैक्टर प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन अभी ये नॉन फंक्शनल है। अगले स्टेप में एंजाइम 5 प्राइम फास्फोहाइड्रोलेज, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम है फास्फोहाइड्रोलेज, 5 प्राइम फास्फोहाइड्रोलेज एंजाइम इस फैक्टर को कन्वर्ट कर देगा। जब यहां से ये एक्ट करेगा, फास्फोहाइड्रोलेज एक्ट करेगा, तो आपको ध्यान रखना है इस ट्रिपल बी जीपीपी फैक्टर का जो ये गामा फॉस्फेट है उसे रिमूव कर देता है। जैसे ही गामा फॉस्फेट रिमूव करेगा तो जो हमारे पास फैक्टर है वो होगा पी जी पी। तो आप समझ सकते हैं ये अल्फा और बीटा फॉस्फेट कंजर्व हैं और 3 प्राइम पर 2 फॉस्फेट कंजर्व हैं। ये फैक्टर यहां पर प्रोड्यूस होता है पी। आपको ध्यान रखना है ये फैक्टर प्रोड्यूस हुआ जिसे यहां पर एलार्मोन भी कहते हैं। जैसे हम लोग हार्मोन यूज करते हैं, ठीक है, तो इसे एलार्मोन कहते हैं, अलार्म हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो पीपी प्रोड्यूस हो गया। स्ट्रिंजेंट रिस्पांस को मीडिएट करने वाला फैक्टर ये है, और ये फैक्टर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज की बीटा सब यूनिट के साथ। जरा आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज की बीटा सब यूनिट के साथ। बीटा सब यूनिट के साथ आकर के ये फैक्टर बाइंड कर जाता है। आरएनए पॉलीमरेज की बीटा सब यूनिट के साथ आकर के बाइंड कर देता है और इसकी प्रमोटर स्पेसिफिसिटी को चेंज करता है। प्रमोटर स्पेसिफिसिटी को क्या करता है, चेंज कर देता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रमोटर स्पेसिफिक बाइंडिंग पैटर्न है वो चेंज हुआ और वो दूसरी जो जीन्स हैं उनके प्रमोटर्स के साथ बाइंड करने लगते हैं। जैसे आरआरएनए है, टीआरएनए जीन्स हैं, इनके प्रमोटर को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है इस फैक्टर की प्रेजेंस में, और इस तरह से ट्रांसलेशन सप्रेशन हो जाता है। इस पूरे केस को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स किसने ट्रिगर किया, तो आपका आंसर है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय बाइंडिंग ऑफ अनचार्ज्ड टीआरएनए at the A site of ribosome. This binding leads to the binding of stringent factor rel A जिसे कहते हैं stringent factor की बाइंडिंग हुई और इस फैक्टर ने GTP को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक और फैक्टर में ट्रिपल PGPP। आपको ध्यान रखना है इसमें कन्वर्ट कर दिया। अगले स्टेप में 5 प्राइम फास्फोहाइड्रोलेज एंजाइम ने इस फैक्टर के 5 प्राइम पर प्रेजेंट 3 फॉस्फेट में से गामा फॉस्फेट को रिमूव कर दिया और इसके रिमूव होते ही जो फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है उसे अलार्मोन कहते हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और इसकी जो ट्रांसक्रिप्शनल स्पेसिफिसिटी है उसको अल्टर कर देता है। इस तरह से आरआरएनए और टीआरएनए जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन सप्रेस हो जाता है, जिसके रिजल्ट में ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी सप्रेस हो जाती है। ये है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन की स्ट्रेटजी में इस टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया कैसे एमआरएनएस पर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग को रोका जाए। इसमें से प्रोटीन बाइंडिंग, आरएनए प्रोटीन बाइंडिंग नियर द राइबोसोम बाइंडिंग साइट या साइन-डेलगेर्नो सीक्वेंस एक केस था। सेकेंड केस में इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन विद इन एमआरएनए, जिससे हम दूसरे या कहें जिससे दूसरे जो ओपन रीडिंग फ्रेम्स हैं उनकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स को मास्क किया जा सके। एंड थर्ड इज स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स जो स्पेसिफिकली ट्रिगर होता है अमीनो एसिड स्टार्वेशन में, ठीक है, और इस केस में अनचार्ज टीआरएनए की बाइंडिंग जब राइबोसोम साइट पर होती है तो उसके रिजल्ट में अलार्मोन सिंथेसाइज होता है जो आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर स्पेसिफिसिटी को अल्टर करता है, जिससे आरआरएनए और टीआरएनए जीन्स का एक्सप्रेशन सप्रेस होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का रेगुलेशन था। अगले टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन के बारे में कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन रेगुलेशन कैसे होता है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।